Hello students, I am Alok Sharma, science teacher of New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and I am going to discuss the 11th class biology chapter Breathing and Exchange of Gases, which is under the human physiology. And in this chapter, we will discuss the respiratory organs, mechanism of breathing, exchange of gases, transport of gases, and regulation of respiration and disorders related to the our breathing system. So students, as you have read earlier, the oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down our nutrient molecules like glucose and derived energy for performing various activities. Carbon dioxide, which is harmful, is released during the above catabolic reaction. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. यानी कि हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. विदाउट ऑक्सीजन के ही ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती. बट द what is the actual use of oxygen inside the human body to oxidation of various nutrients like glucose, proteins. यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो रहा है. विदाउट द ऑक्सीजन प्रेजेंस ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होता है, जैसा हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स में, क्रेब्स साइकिल्स में, एरोबिक रेस्पिरेट करने के लिए. और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हमारा बाई प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट है बॉडी सेल्स का, जो रिलीज़ आउट करते हैं और जो पास आउट हो जाती है लंग्स के थ्रू. तो ऑक्सीजन का इंटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर एक्सेल करना, तो ये सब जो है वो इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो ब्रीथिंग जो सिस्टम है किस तरह हमारा काम करता है, कैसे काम करता है. तो यहाँ पर दो वर्ड आते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन. तो अगर हम बात करें ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में जो डिफरेंस है वो ये है कि इनटेक ऑफ एयर, यानी कि जब भी हम इनटेक करते हैं तो एनवायरनमेंट में जो है एयर है, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो जो है पर्टिकुलर ऑक्सीजन तो एंटर करती नहीं है, लेकिन एयर के साथ में ऑक्सीजन एंटर करती है. तो इनटेक ऑफ एयर और एक्सेल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सेल करते हैं और एयर को जो इनटेक करते हैं, दैट मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. लेकिन जब भी बात रेस्पिरेशन की आती है तो रेस्पिरेशन वहाँ होगा जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सेलेशन होगा. यानी कि जब भी रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि जब भी फूड यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जब भी ये बर्न करेगा, यानी कि जब भी ये ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन एनर्जी रिलीज़ होगी. तो जब भी फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है ऑक्सीडेशन के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दैट केस हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो ये सब जो है प्रोसेस हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की वजह से होती है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं इन सब चैप्टर्स में अभी हम देखेंगे. नाउ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो जैसे कि हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, तो चाहे वो एनिमल किंगडम में लोअर वर्टिब्रेट्स हों या हायर वर्टिब्रेट्स हों, इनवर्टिब्रेट्स हों, और जितने भी किंगडम्स हैं हमारे उसमें, तो सबका एक अपना अलग अलग मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का. तो जैसे कि हम बात करते हैं जैसे लाइक एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूज़न. जैसे कि हम बात कर सकते हैं जैसे इन्वर्टिब्रेट्स, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम इसमें बात करें तो स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैट वॉर्म्स, इवन अर्थवॉर्म्स, यानी कि इसमें जो अर्थवॉर्म है ये भी, ये जो इनका जो ब्रीथिंग का जो फिनोमेना है, ये एक्चुअल में ये सिंपली जो है डिफ्यूज़ करते हैं, यानी कि अपने स्किन से ही डिफ्यूज़न करते हैं. यानी कि डिफ्यूज़न का मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है. तो जैसे एनवायरनमेंट में अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है तो वो हाई से लो की तरफ एंटर करेगी. तो इसके थ्रू ये जो है अपना रेस्पिरेशन करते हैं. और उसमें हम देखें कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, यानी अर्थवॉर्म यूज़ देयर ऑलमोस्ट मोस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. और जैसे कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे उनमें हम जैसे कि हम बात करते हैं लेंटिकल्स होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे वो एटमॉस्फेरिक एयर को सक आउट करते हैं और वहाँ से वो अपना जो है ब्रीथिंग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. जैसे फिशेस हैं,
फ़िश जो है गिल्स के थ्रू वर्क करती हैं, यानी कि उनके अंदर जो है वो गिल्स होते हैं, वो स्पेशली वाटर में जो ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, उसको एब्जॉर्ब करती है और फिर फ़िश उसको यूटिलाइज़ करती हैं। लेकिन हम लोग गिल्स के थ्रू जो है ह्यूमन बीइंग्स में गिल्स ना होकर वहाँ होते हैं लंग्स, जो कि वैस्कुलर बैग्स होते हैं, जिसमें काफ़ी टिनी स्मॉल मॉलिक्यूलर जिसको बोल सकते हैं एल्विलाइज होती हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वर्क करती हैं। तो अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज़ गिल्स वाइल रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये लंग्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। Amphibians like frog can respire through the air through the moist skin also. Mammals have well developed respiratory system, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं उनमें एक वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो आते हैं, यूनिसेलुलर में भी आते हैं, मल्टी सेलुलर में भी आते हैं, तो वो बेसिकली स्पॉन्जेस, सैलिएंट्रेट्स, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। और अगर अर्थवर्म वगैरह की बात करें तो ये भी अपने स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो अपने क्यूटिकल और लेंटिकल्स के थ्रू करते हैं। और इनमें हम बात कर सकते हैं कि जैसे जो फिशेज़ हैं वो गिल्स के थ्रू, और ह्यूमन बींग्स यानी मैमल्स जो हैं वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथ आउट करते हैं। तो दिस इज़ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज़ स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज़, यानी कि नोज़ से ही स्टार्ट हो जाता है। और नोज़ से अंदर जो थोड़ा जो नेसल पैसेज होता है, नेसल पैसेज के बाद में जो एयर है वो देन एंटर कर जाती है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक तरीके से कवर बोल सकते हैं हम इसका, यानी कि इसमें बात करें कि ये जो एपिग्लॉटिस है ये जो है वॉइस बॉक्स का कवर बोल सकते हैं। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, कि यानी कि ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद में इसमें से एयर एंटर कर जाती है, और एयर जो है फिर लैरिंग्स, यानी कि जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, यानी कि दिस इज़ द लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स है जिसमें टिनी मेम्ब्रेन्स होती हैं छोटी छोटी, जो एयर के पास आउट होने से, यानी कि एयर के इनटेक करने से और एयर और जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेल करने से वाइब्रेट करती हैं, और वाइब्रेट्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वॉइस लैरिंग्स इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन वॉइस, यानी कि जो भी हम बोलते हैं वो लैरिंग्स उसमें काफ़ी मदद करता है, और उस वही वॉइस बॉक्स ही हेल्प करता है हमें बात करने में। और इसको जो कवर करके रखता है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जस्ट इसके साइड से ही ईसोफेगस होता है जो स्टमक से कनेक्ट होता है। तो जैसे कि कभी खाना जो है वो ईसोफेगस के में ना जाके, कभी कभी अगर ऐसा होता है कि एपिग्लॉटिस अगर ओपन है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए एपिग्लॉटिस जो है बेसिकली जब भी खाना खाते हैं तो उस टाइम पे क्लोज रहता है, और जब भी हम बात करें इसके तो ये क्या रहता है, बंद रहता है। जिसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया कार्टिलेजियस रिंग्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिस पर काफ़ी स्फेरिकल रिंग्स होती हैं, और ये कार्टिलेज मसल से बना हुआ रहता है। एक्चुअल में ये दिखता काफ़ी टफ़ है, लेकिन ये भी एक मसल से बना हुआ कार्टिलेज मसल्स, जो एक तरीके से कह सकते हैं बोन्स का ही वर्क करती है। देन ट्रैकिया इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेक्शंस, टू डिफरेंट पाइप्स, और विच ओरिजिनेट्स इनटू द टू लंग्स, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे ही ट्रैकिया डिवाइड होता है दो पार्ट में, तो उस पार्ट को यानी इस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है सब डिवाइड हो जाते हैं अंदर जाके, और जब सब अंदर जाके जब सब डिवाइडेड हो जाते हैं तो ये इनके छोटे छोटे जो टिनी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एक एक पूरा स्ट्रक्चर है इस तरीके का या इस तरीके का, ये कहलाता है ब्रोंकियोल। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये ब्रोंकियोल है, और ब्रोंकियोल जो है वो अंदर जाके सबसे ज़्यादा फिर जो ब्रोंकियोल्स का जो लास्ट यूनिट है वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है इसको हम यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एयर जो एंटर करती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इनमें ही जाना होता है, यानी कि छोटे छोटे ये एयर बैग्स होते हैं। और ये जो एयर बैग्स हैं इनमें क्या रहता है कि जो यानी कि ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई, यानी कि लास्ट जो पाथवे रहता है एयर का वो एल्वियोलाई रहता है, यानी कि एल्वियोलाई से फर्दर अब एयर जो है लंग्स के अंदर और कहीं नहीं जाएगी। देन यहाँ पर ये जो एल्वियोलाई जो है वो इस तरीके का एक एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है,
जिसमें एयर एंटर कर जाती है, और इस एल्विलाइज के ऊपर रहती हैं कैपिलरीज, जस्ट इसके ऊपर कैपिलरीज रहती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्विलाई के अंदर ज़्यादा है, तो हाई से लो की तरफ ये ब्लड में एंटर कर जाएगी ऑक्सीजन। देन वही पैसेज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे ही, तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम बात करें तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा है, और ये जस्ट ये एल्विलाई है इसकी सरफेस के ऊपर। तो अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें से कैसे, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्विलाई के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन एंटर करती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है एल्विलाइज में। तो इस तरीके से एक साइमल्टेनियसली पाथवे चलता रहता है। तो O2 जो है वो इनटेक हो जाती है और जो CO2 है वो एक्सेल हो जाती है। इस तरीके से ये एल्विलाइज वर्क करती हैं, इसलिए एल्विलाइज को यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। इसको कवर करने के लिए, यानी लंग्स जो है वो हमारे काफ़ी सॉफ्ट टिश्यूज़ के बने हुए रहते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी, जैसे सबसे पहले तो इसकी बात करें, प्लूरल मेम्ब्रेन ही होती है। ये जो आपको येलोइश ये जो एक मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पूरे लंग्स को जो है कवर करके रखती है, आउटर कवरिंग बोल सकते हैं इसको। ये कवर करके रखती है और कवर करने के बाद में ये जो है लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, एल्विलाइज को प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर के फ्लूइड को कंट्रोल करती है। एक्चुअली इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड भी भरा हुआ रहता है। ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारी चेस्ट में कोई धक्का लगता है या हम कहीं गिरते हैं, तो एकदम से सीधे एल्विलाइज को, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स को चोट ना पहुँचे, तो इसलिए ये जो फ्लूइड जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से कम इंटरनल इंजरी हो पाती है। इसके बाद प्रोटेक्शन सबसे ऊपर आता है रिब्स का। तो हमको पता ही है कि सबसे पहले ये जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में जो रिब्स हैं, रिब्स के बीच अंदर ही जो है वो लंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं और बीच में होता है स्टर्नम। तो यानी कि सबसे पहला प्रोटेक्शन रिब्स का रहता है, देन उसके बाद प्लूरल मेम्ब्रेन का। तो एक तरीके से बोल सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, जिससे हमारा जो लंग्स हैं काफ़ी प्रोटेक्ट रहते हैं। देन दिस इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ डायफ्राम, यानी कि ये जो डायफ्राम है ये एक तरीके से मस्कुलर मेम्ब्रेन है, जो हमारे यानी कि थोरेसिस कैविटी को और चेस्ट कैविटी, यानी कि हमारी जो चेस्ट है और एब्डोमिनल कैविटी है उसको क्या करता है, ये एक तरीके से सेपरेट करता है। तो जैसे ही ये सेपरेट करता है इसको, तो यानी कि यहाँ से हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है और थोरेसिस कैविटी है, थोरेसिस कैविटी इस चेस्ट कैविटी को बोलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इसमें थोरेसिस कैविटी की, तो ये पूरी जो कैविटी है, यानी कि ये पूरी कैविटी थोरेसिस कैविटी कहलाती है। यानी कि इस पूरी कैविटी को हम बोल सकते हैं थोरेसिस कैविटी। उसके बाद थोरेसिस कैविटी से नीचे जो कैविटी है वो है एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें हमारा स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद में स्प्लीन है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इस कैविटी के अंदर आते हैं। सो इस स्टूडेंट, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे वर्क करता है। डायफ्राम जो है एक तरीके से मूवेबल मेम्ब्रेन है, जो एक तरीके से चेस्ट कैविटी में मोशन क्रिएट करती रहती है। जैसे ही इनटेक करते हैं, यानी कि जैसे ही इनटेक करते हैं तो ये नीचे की तरफ आती है, और एक्सेल करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो चेस्ट है उसका अप एंड डाउन मोशन रहता है। देन दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यानी कि जो हमारी नोज़ है उसके अंदर जो कैविटी है उसको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, या नसल पैसेज भी बोल सकते हैं, यानी नोस्ट्रिल बोल सकते हैं। यानी दिस इज़ द नोस्ट्रिल, जहाँ से एयर एंटर करती है। यानी कि अगर हम बात करें तो या जहाँ से एयर एंटर करती है वो पार्ट नोस्ट्रिल कहलाता है। देन नोस्टिक जो है वो नसल पैसेज, यानी कि जो पैसेज होता है जो हमारे अंदर नोज़ के, वो नसल पैसेज कहलाता है। और नसल पैसेज जो है वो ओपन होता है नेज़ोफेरिंग्स में। यानी फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर जो विंड पाइप, यानी जो नसल पैसेज है और जो हमारा बक्कल कैविटी है वो एक पॉइंट पर ओपन होते हैं। तो जो नेसोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स से सीधे ग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस का वर्क मैंने अभी बताया, तो ग्लॉटिस पे सीधे पहुंचती है एयर। देन ग्लॉटिस से फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया पर पहुंचने के बाद में
अगर हम बात करें तो लैरिंग्स इज़ द कार्टिलेजिनस बॉक्स विच इज़ हेल्प टू साउंड प्रोडक्शन, जैसा मैंने बताया, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द swallowing ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एपीग्लोटिस। तो मैंने बताया कि जैसे भी जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम शांत रहते हैं तो ये कवर्ड रहता है, जब भी हम बोलते हैं तो ये खुल जाता है। तो इसकी वजह से कभी कभी खाना जो है ईसोफेगस में ना जाके वो एपिग्लोटिस में चला जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत तेज़ खांसी भी आती है, यानी कि तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है एपिग्लोटिस वर्क करता है। देन ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट, अगर हम इसकी बात करें तो ट्रैकिया इसकी बात करते हैं तो ये ट्रैकिया इज़ द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिस कैविटी, यानी कि हमारे जो चेस्ट के बीच में तक एक्सटेंड करता है। और कहाँ तक, जो फिफ्थ, वहाँ तक जो लेवल है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि जो हमारी फिफ्थ अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ट्रैकिया कहाँ तक लगभग रहता है, फिफ्थ वर्टिब्रा तक, यानी कि फिफ्थ वर्टिब्रा तक थोरेसिस में प्रेजेंट रहता है। देन उसके बाद में जो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो। देन उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स, द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियली ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल कॉल्ड एल्वुलाई, यानी कि वो फिर लास्ट में कहाँ पर ओपन होते हैं ये सब, एल्वुलाइज में। और एल्वुलाइज का मैंने वर्क बताया आपको कि ये एक एयर सैक का काम करती है जिस तरीके से, और ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इसका सबसे मेन वर्क रहता है। देन उसके बाद में वी हैव टू लंग्स आर कवर्ड बाय द डबल लेयर प्लूरा, यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन बताया था मैंने, विच कंटेन प्लूरल फ्लूइड विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑफ द लंग्स सरफेस, यानी कि जो लंग्स की सरफेस में जो फ्रिक्शन है उसको कम करती है। एंड द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिस कैविटी, जिसकी वजह से शॉक एब्जॉर्बर का भी ये काम करती है। वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स, यानी कि अंदर वाली जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स के कॉन्टैक्ट में रहती है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज द एल्वुलाई एंड अदर डक्ट्स फॉर्म रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई, एल्वुलाई से एयर जो है ट्रांसपोर्ट होती है, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइड एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, exchange part of the site actual diffusion of O2 and CO2 between the blood and atmospheric air, यानी कि जो भी हम सब करते हैं, यानी कि जो भी इनहेल करते हैं वो एक एटमॉस्फेरिक एयर होती है, उसको एक्सचेंज करने का उसमें से, और O2 जो है एक्सचेंज करने का जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ एल्वुलाइज का है, कि O2 जो है वो ब्लड में एंटर करेगी और वहाँ से जो CO2 है वो ब्लड से एल्वुलाई में एंटर करेगी। The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically in airtight chamber, एक तरीके से एक एयरटाइट चैम्बर बन जाता है क्योंकि बाहर रिब्स का एक नेटवर्क रहता है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, vertebrally by the sternum और sternum से भी कनेक्ट रहता है, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm, और फिर लास्ट में क्या रहता है, डोम शेप डायफ्राम। तो एक तरीके से बिल्कुल पैक्ड स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे लंग्स का। तो लंग्स का जो पैक्ड स्ट्रक्चर है वो केवल इसी वजह से कि जो उसका जो लोअर पोर्शन है वो डायफ्राम से कवर है, बाहर से वो रिब से कवर है, अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर है, तो एक तरीके से एयरटाइट चैम्बर बन गया। लेकिन जब भी ये जैसे लंग्स से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं तो उस केस में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है लंग्स का ऑपरेशन करने के लिए, तो इसलिए पहले स्टर्नम को खोला जाता है। देन उसके बाद में स्टर्नम, चाहे वो लंग्स का ऑपरेशन हो या हार्ट का ऑपरेशन हो, तो स्टर्नम को ओपन कर कर ही ऑपरेट किया जाता है उसको। देन उसके बाद रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज़ रिलीज आउट। मतलब सबसे पहला तो यही है कि O2 जो है एटमॉस्फेरिक एयर से अंदर आएगी और CO2 जो है वो बाहर जाएगी। डिफ्यूज़न होगा एल्वुलर मेम्ब्रेन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, और ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा इस चीज़ को, यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करेगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। देन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट चैम्बर में हमारे हार्ट में जाकर पल्मोनरी वेन के थ्रू बॉडी के एक एक सेल एक एक पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहीं सेल्स बदले में क्या देंगे, वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेना कैवा हमारे
हार्ट में लेकर आएगी राइट चैम्बर में। देन वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स, और लंग्स से सारे एल्विलाइज की कैपिलरीज में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कर देगी। देन वहाँ से डिफ्यूजन हो जाएगा, और डिफ्यूजन होने के बाद से क्या हो जाएगा कि वो सीधे पास आउट हो जाएगी। फिर उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ द O2। अब ये O2 जो है वो कहाँ क्यों जा रही है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आरबीसी कैरी करके वो सेल को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ऑक्सीडेशन करना है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करना है, और एनर्जी रिलीज़ करनी है न्यूट्रिएंट्स में से। तो ये यूटिलाइज़ करेगा सेल, और जो अनयूटिलाइज थिंग्स है CO2 उसको बाहर एक्सपेल आउट करेगा। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ये जो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है ये होता कैसे है। तो सबसे पहले मेन दो ही स्टेप होते हैं। पहले एयर को इनटेक करना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर रिलीज़ आउट करना। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, यानी कि इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ ड्रॉन इन, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो पहले अंदर आएगी, एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियुलर सैक इज़ रिलीज आउट, और जिससे एल्वियुलर सैक यानी कि एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो एल्वियुलर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगी। तो the movement of air into the out of the lungs is carried by creating a pressure gradient between the lungs and atmospheric pressure। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जो लाइन है ये है प्रेशर ग्रेडियंट। जो वर्ड आया यहाँ पर किस किस के बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। ये तो हमको पता ही है कि जब तक दो जगह का प्रेशर अगर आपस में इक्वल है तो वो जो गैस है वो ना तो इस यानी सपोज़ अगर हम बात करें कि दोनों दो चैम्बर हैं जिसमें एक में ये गैस है A और एक में गैस है B, और दोनों गैसेस का जो चैम्बर है वो बिल्कुल वो जो प्रेशर है वो इक्वल है। अगर दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया तो ना A चैम्बर की गैस B में जाएगी, ना B वाले चैम्बर की गैस A में जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई प्रेशर ग्रेडियंट ही नहीं है, यानी कि जो प्रेशर है वो वहाँ पर कुछ रोल प्ले कर ही नहीं रहा है। तो जब प्रेशर क्रिएट होगा, यानी जब दो डिफरेंट अगर हम बात करें कि जगह का अगर प्रेशर अगर डिफरेंट होगा तो या तो हो सकता है कि वहाँ का ए जगह का प्रेशर अगर हाई रख दें और बी का लो रख दें तो ए से बी में एंटर करेगी, हाई से लो। इसी तरीके से बी का हाई रख दें ए का कम तो वो हाई से बी टू ए एंटर करेगी। तो एटलीस्ट वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट होगा तभी कोई भी चीज़ मूव आउट कर पाएगी। इसीलिए हमने देखा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमारे बॉडी का जो लंग्स का जो प्रेशर है उन दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो है गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है, एयर इनटेक हो पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाती है। तो इंस्पायरेशन कैन अगर इफ़ प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि पल्मोनरी जब भी वर्ड आ जाए इट इज़ रिलेटेड टू अवर लंग्स, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जब भी इस यानी कि जब भी इसमें प्रेशर की जब भी बात करते हैं तो लंग्स जो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो अगर वो प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ऑब्वियसली हाई से लो की तरफ ही चीज़ एंटर करती है, गैसेस हाई से लो की तरफ ही डिफ्यूज़ करती हैं। तो जब लंग्स का प्रेशर यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा कम और अब यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ज़्यादा, तो इस केस में क्या होगा कि जो एयर है वो एंटर करेगी हमारे लंग्स के अंदर। और सिमिलरली एक्सपायरेशन में क्या होगा कि जब इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो हायर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो अंदर से बाहर की तरफ चीज़ें जाएंगी, यानी कि तो जो CO2 है वो बाहर की तरफ एंटर करेगी। सो ये जो है ये जो क्रिएट करता है वो बेसिकली हमारा जो मोस्ट द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स ये काम करते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो जो रिब्स का जो अरेंजमेंट है, प्लूरल मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट है, डायफ्राम का अरेंजमेंट है, ये इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट कराने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, बाहर का प्रेशर अगर ज़्यादा है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है तो एयर एंटर करेगी, और जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो CO2 बाहर जाएगी। तो जब तक ये प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा तब तक कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो ये नेचुरली होता है, गॉड गिफ्टेड है हम लोगों को, जो होता रहता है। लेकिन दिस इज़ द वेरी
क्रूशियल एंड वेरी क्रिटिकल फिनोमिना इसको देखा जाए तो। देन द डायफ्राम and external internal intercost between the ribs help the generation of such gradient. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm. जब भी डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, जब तक डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर, जिसकी वजह से थोरेसिस चैम्बर का जो है वो है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि हमको एयर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा एयर को हम सक कर सकते हैं नॉर्मली, उसमें उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट होगा। तो बॉडी के लिए जितना ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया रहे, वो कंटेंट अच्छा रहेगा, वही हमारी बॉडी के लिए सुटेबल रहेगा। इसीलिए ये जो डायफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ कर देता है थोरेसिस चैम्बर, जिसकी वजह से जो है एयर ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करती है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स, और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिब्स को ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से रिब्स एंड द स्टर्नम, यानी स्टर्नम को, जिसकी वजह से कॉजेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस चैम्बर। यानी कि इसमें हम बात करते हैं कि यानी कि रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर की तरफ धकेल देती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जो वॉल्यूम है थोरेसिस चैम्बर का इंक्रीज हो जाता है। तो द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिस चैम्बर कॉजेज द सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो जितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा उतना ही ज़्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, एयर उतनी ज़्यादा एंटर कर जाएगी, उतनी ज़्यादा एल्विलाइज में एयर अंदर आ जाएगी, और जितनी ज़्यादा एल्विलाइज में एयर आ जाएगी उससे उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट मिलेगा, और जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो क्या करेगा, वो जो है डिफ्यूज करके ब्लड में जाएगा। तो उतना ही हमारा ब्लड जो है क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ब्लड हर एक सेल तक उतनी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो सेल्स हैं प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे, प्रॉपर्ली ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, प्रॉपर्ली एनर्जी रिलीज़ होगी, और एक बहुत अच्छी बॉडी का जिसकी वजह जिसको वर्क करने में ये हेल्प करेंगे। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्शन है किसका, डायफ्राम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो an increase in the pulmonary volume decrease in the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और लंग्स की तरफ जो है एयर एंटर कर जाती है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, अगर मान लीजिए डायफ्राम जो रिलैक्स हो गया एंड देयर इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टैंड टू देयर नॉर्मल पोजीशन। तो जैसे देखा होगा कि जब भी हम इंस्पायर करते हैं एयर को, तो चेस्ट जो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से मैंने बताया ये जो कॉज है कि इंटरकोस्टल मसल जो है इंक्रीज़ कर जाती हैं, और जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है इनटेक करने की, जिसकी वजह से एयर एंटर ज़्यादा से ज़्यादा करती है। और जब हम क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं यानी CO2 बाहर निकालते हैं, तो जो स्टर्नम है और ये जो रिब्स हैं इंटरकोस्टल, ये अपनी बैक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट अब उल्टा हो जाता है एंड कॉजिंग द एक्सपेंशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। तो एक्सपायरेशन, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायर विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। यानी कि एब्डोमेन में जो हमारे एडिशनल मसल्स हैं, अगर उनका हम यूज़ करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो उससे स्टेमिना बढ़ता है, मसल्स बढ़ती हैं, मसल्स से क्या रहता है कि हेल्प करती हैं, और ये जो एबिलिटी बढ़ाती हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। और जितना अच्छा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगा उतनी अच्छी ब्रीथिंग होगी, और जितनी अच्छी ब्रीथिंग होगी उतना ही हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट भी हमारे कंट्रोल में रहेगी, बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है अपने वेल सिस्टमेटिक मैनर में वर्क करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, यानी कि पूरी बॉडी का जो एक सार है वो एक तरीके से ब्रीथिंग सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। विदाउट द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम वी कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव इवन 1 मिनट। इसका मतलब यही हो गया कि ये एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, और जिसमें कि जो लंग्स को जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में डायफ्राम जो है वो बहुत हेल्प करता है। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, कि हमारा जो लंग्स है कितनी एयर को सक आउट कर सकता है, कितने को एक्सेल कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर हम देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल जो ब्रीथिंग है वो 12 to 60 टाइम्स पर मिनट है। तो इस ब्रीथिंग को हम
एडिशनल एक्सरसाइज करके या उस योगा करके इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली ये काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। इसलिए और ब्रीथिंग से रिलेटेड जितने भी स्टेमिना को परफॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रनिंग कीजिए। रनिंग जो है धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाती है। रनिंग में जो है हार्ट बीट तेज़ होती है, ब्रीथिंग रेट तेज़ होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा जो इंटरनल जो वॉल्यूम है लंग्स का वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंड होने की वजह से कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टैमिना भी बढ़ जाता है। इसीलिए कुछ लोग जो है वो काफ़ी तेज़ दौड़ लेते हैं काफ़ी कम टाइम में, कुछ नहीं दौड़ पाते हैं। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन योर स्टैमिना। तो ये हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स। तो देखिए यहाँ पर जो सिस्टम है इसमें क्या है, दिस इज़ द लंग्स वॉल्यूम, यानी कि जो भी आपके लंग्स की कैपेसिटी है वो पूरा लंग्स का वॉल्यूम है। तो जैसे ही एयर जो है यहाँ पर एंटर करती है, तो एयर जो है एंटर करेगी, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है रिब्स एंड स्टर्नम ये ऊपर की तरफ रेज होंगी, और जैसे ही ऊपर की तरफ रेज होंगी तो एक प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज़ होगा और उतनी ही ज़्यादा जो एयर है वो एंटर करने लग जाएगी। दिस इज़ योर थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देगी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते ही, और एयर के और लंग्स के अंदर जो है वो एयर एंटर कर जाएगी। अब यहाँ पर ये जो दूसरी कंडीशन है, जब एयर जो है एक्सपेल हो रही है, तो देखिए एयर एक्सपेल हो रही है तो उसमें देखिए यहाँ पर जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ है, और जैसे ही यहाँ पर एयर जो है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जा रही है इसमें, तो इस केस में जो है वो बाहर की तरफ यहाँ पर सिस्टम है, यानी कि ये थोरेसिस वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ कर रहा है, और जो स्टर्नम और रिब्स हैं वो अपनी बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आ रही हैं, और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। इस तरीके से ये जो अप एंड डाउन मोशन रहता है हमारे लंग्स का, एंड दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग शोइंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इस तरीके से जो हमारे लंग्स हैं जो वर्क करते हैं और जो मैंने बताया कि ये इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इंटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके बाद में जो रिब केज है वो हेल्प करती है, देन टोटली द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम वो हेल्प करता है इसमें। तो इस तरीके से ब्रीथिंग मैकेनिज्म चलता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ हैं, यानी कि जिसको हम शॉर्ट टर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की जब भी हम बात करते हैं तो द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल, यानी कि जब भी हम जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल रूटीन रहता है कि जब भी हम नॉर्मली कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो जब हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो काफ़ी शांत रहती है, यानी कि नॉर्मल। तो ये टाइडल वॉल्यूम उसी से रिलेटेड है, यानी कि इस टाइडल वॉल्यूम का वर्ड हम टाइडल वॉल्यूम तब यूज़ करेंगे जब हम कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि जब भी हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हुए हैं। तो जो नॉर्मल जो कंडीशन है इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml, यानी कि जो एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करने की जो कैपेसिटी है वो 500 ml है। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 6000 से लेके 8000 तक की जो ml की जो एयर है वो हम पर मिनट इनहेल और एक्सहेल कर देते हैं। तो जो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो वॉल्यूम बनता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि टी यानी कैपिटल टी और कैपिटल वी, यानी दिस इज़ योर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। और ये जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है ये अप्रॉक्स 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट रहता है। देन उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इसको शॉर्ट फॉर्म में IRV बोलते हैं, यानी कि जब भी जैसे नॉर्मल हम बैठे हुए हैं और जो नॉर्मल ब्रीथिंग है उससे हम थोड़ा सा तेज़ लेने की कोशिश करें, एयर को इनटेक करने की कोशिश करें, तो जैसे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, यानी कि अगर हम बात करें फोर्स के थ्रू जब भी हम एयर को इनटेक करेंगे तो ये जो एवरेज है वो हमारा बढ़ जाएगा। दिस एवरेज 2500 ml to 3000 ml ये हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जब होता है जब हम थोड़ा फोर्स के थ्रू एयर को इनटेक करें।
और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या रहेगा इसमें, क्या पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन दिस एवरेज 1000 ml टू 1100 ml, यानी इस तरीके से ये हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है। देन उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम की जब भी बात करते हैं हम, तो वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन दिस एवरेज इज 1100 ml टू 1200 ml, यानी कि इस तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है जब भी यानी कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, यानी कि जब भी हम काफ़ी तेज़ी से एक्सपायर कर दें एयर को अपने लंग्स में से, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है लंग्स के एल्वियोलाइज पूरे खाली हो जाएंगे, कुछ ना कुछ एयर फिर भी रहती है लंग्स के अंदर, ये वो वॉल्यूम है। तो बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब वन कैन डेराइव द वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि जब भी नॉर्मल एक्सपायरेशन दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में अगर हम जितना टोटल वॉल्यूम जो है वो इंस्पायर करते हैं एयर का, दिस इंक्लूड, यानी कि नॉर्मल जो है क्या कर दिया आपने कि नॉर्मल एक्सपायर कर दिए आपने एयर को, देन उसके बाद में फिर ले रहे हैं जितना टोटल वॉल्यूम, तो वो टीवी प्लस आईआरवी को मिलाकर बनता है, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो हमारा जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। और ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद में जब एक्सपायर करे टोटल वॉल्यूम तो वो टीबी प्लस ईआरबी बन जाता है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी एफआरसी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो वॉल्यूम रह जाता है लंग्स के अंदर उसको एफआरसी बोलते हैं। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम का मिक्सचर होता है, इसको प्लस कर दें तो ये बन जाता है। देन वाइटल कैपेसिटी, ये इम्पोर्टेंट है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी काफ़ी तेज़ी के साथ हम सांस को छोड़ दें और फिर उसके साथ फिर काफ़ी तेज़ी के साथ में हम सांस अंदर लें, तो जो मैक्सिमम जो फोर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं ब्रीथ कर सकते हैं वो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है, जिसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से जब भी फोर्स काफ़ी तेज़ी के साथ हम सांस को छोड़ दें फिर इंस्पायर करें और फिर काफ़ी तेज़ी के साथ में छोड़ के फिर तेज़ी से ही हम क्या करें एक्सपायर करें, तो वो हमारा वाइटल कैपेसिटी बन जाता है। देन टोटल लंग कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, यानी कि टोटल वॉल्यूम जो एयर का पूरे लंग्स दोनों लंग्स के मिला के जो बनता है पोस्ट इंस्पायरेशन के बाद, इसमें तब हम उसको टोटल लंग कैपेसिटी यानी टीएलसी बोलते हैं। दिस इंक्लूड आरवी, ईआरवी, टीआरवी, आईआरवी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इतने सारे वॉल्यूम्स अलग अलग हैं जो डिफ़ाइन करते हैं हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लंग्स को। तो स्टूडेंट्स इसमें यही है कि अगर हमारे लंग्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम इसी तरीके से पता लगा सकते हैं कि किस तरह से जो नॉर्मल लंग्स हैं वो वर्क करते हैं। अगर कहीं भी इनमें डिफ़ेक्ट आता है तो वो डिफ़ेक्ट जो है वो हमें पता पड़ जाता है कि हमारा किस तरीके से जो कैपेसिटी है वो घट रही है, क्या हमारी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है या रिज़र्व वॉल्यूम है या टोटल लंग कैपेसिटी है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, और जो भी हमारी जो और भी बाकी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो एक्चुअल में हार्ट का और जो लंग्स का कनेक्शन वो सीधा ही सीधा रहता है। तो अगर सीधे सीधे अगर लंग्स यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसका जो सीधा इफ़ेक्ट है वो पड़ता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो इसलिए यहाँ पर इस इतने टाइप्स के जो वॉल्यूम्स हैं, इन वॉल्यूम्स से हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा किस तरीके से लंग्स में जो फंक्शनिंग है, कैपेसिटी है वो बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है तो अच्छा ही है, अगर हम हेल्दी वर्कआउट करते हैं और हेल्दी
न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, या मान लीजिए प्रॉपर वर्कआउट चलता है, एक्सरसाइज चलती है, रनिंग चलती है, तो हमारे लंग्स जो हैं, लंग्स को हेल्दी करने का एक ही तरीका है रनिंग करना। और तो रनिंग करने से ही उतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स विच इज़ इंक्लूड अबाउट द लंग्स। सो दिस वीडियो कंटेन दीज टॉपिक्स। बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो हम अब इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, and the rest part of this video will be available soon. So thank you students.